के जो और हम लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज्वाइन करें। ठीक है, और मैं अपनी मैनेजमेंट से भी कहूंगा कि जो लोग अभी छोड़ दिया है, जिन्होंने के जो लेफ्ट कर गए हैं मीटिंग को, वो दोबारा रीज्वाइन करें। मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं और ये कंप्लीट करना चाहता हूं मैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें 3 क्लासेस तो नीडेड है, तभी कंप्लीट होगा ये, अदरवाइज जो है ना इट टेक्स टाइम, आपको पता है आप लोगों को। मैं स्टार्ट करूं? मेरे पास सिर्फ 4 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। आई होप कि आप लोग नहीं थके होंगे। ठीक है ना? देखें, 1 या 2 स्टूडेंट्स के लिए तो हम सिर्फ क्लास को ऑफ नहीं करना चाहिए हम लोगों को ना, हर किसी का अपना इशू है ऑब्वियसली। पर ये कि देखें, हम भी तो टाइम निकाल के आप लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं ना, तो आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, आप लोगों ने भी पे किया हुआ है तो ऑब्वियसली। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज्यादा नहीं, आप 2 पॉइंट भी अगर गेन करते हैं तो देखें, मैं कहूंगा कि आप लोगों ने समझ लें कि वसूल हो गया आपका ये कोर्स। ठीक है तो, और जरूर ऐसे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं हम लोगों को, सुनने में ही मिल जाते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, हम लोग सब प्रोफेशनल हैं, बिजी होते हैं। लेकिन इस तरीके के क्लासेस और इस तरीके के फोरम का फायदा यही हो रहा होता है कि चीजें हम डिस्कस करते हैं तो यकीन करें कि याद हो जाती हैं वो चीजें, और आपको बुक्स के थ्रू गो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनीवे, बहरहाल आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। ओके। सो अब कल बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे होंगे कि भाई डॉक्टर साहब आपने तो जो है वो हमारे बगैर पढ़ा दिया ये वो। तो भाई देखें, आप लोग भी तो इंटरेस्ट शो करें ना, सिर्फ इससे तो काम नहीं बनेगा, मैं सिर्फ अकेला क्या करूंगा? ठीक है, मैं भी तो अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं भी तो अपनी सारी चीजें कमिटमेंट्स छोड़ के आप लोगों को जो है वो कमिटमेंट के साथ पढ़ाना चाह रहा हूँ ना। तो इसलिए ठीक है, चले। बहरहाल पॉइजनिंग पढ़ रहे थे हम लोग, और मैंने आप लोगों को जल्दी से बता दिया है कि ए में क्या आएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिकंटामिनेशन, जिसको गैस्ट्रिक लावेज हम कहते हैं। राइट? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है। ओके। 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 अच्छा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक लेवेज या गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन, देन सब्सटेंसेस पुअरली कौन कौन सी एब्जॉर्ब होती हैं एक्टिवेटेड चारकोल से, वो मैंने बता दिया। एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, आज आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि एक्टिवेटेड चारकोल कहाँ से मिलता है, कैसा होता है। एक्टिवेटेड चारकोल जो है ना, वो होता ही बुरादा और राख है, लेकिन इसको स्पेशली मेडिकेटेड करके बनाया जाता है। कुछ नारियल की चीजें होती हैं और कुछ इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, उसको स्टीम प्रॉपरली मेडिकेटेड करके कंपनीज बनाती हैं। तो फिर उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी रखी जाती है कि जो ये टॉक्सिन से जाके चिपक जाती है। ठीक है, और आपका फीसिस में निकाल देती है, स्टूल में पास आउट कर देती है, उसको हम चारकोल कहते हैं। तो हेमोडायलाइसिस और हेमोपरफ्यूजन से कौन कौन से हैं वो भी हम लोगों ने बता दिया कि कौन कौन सी पॉइजनिंग है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हेमोडायलाइसिस या हेमोपरफ्यूजन से रिमूव हो सकती हैं। ठीक है, लिपिड इमल्जन थेरेपी पे था मैं कि लिपिड इमल्जन थेरेपी आजकल बड़ी चल रही है, क्योंकि देखें हर टॉक्सिन की मैनेजमेंट जो है ना वो डिफरेंट है। आपके पास कुछ लोग आ जाएंगे, आप क्या करेंगे? आपसे कहेंगे डॉक्टर साहब इसने तो इंड्राल की 20 गोलियां खा ली। अब आप क्या करेंगे? 20 गोलियां इंड्राल की खा ली आपने, गैस्ट्रिक लेवेज भी कर लिया, अब फिर आपके पास अगर लिपिड इमल्जन थेरेपी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि यार इंड्राल तो लिपिड लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल एजेंट है। या पेशेंट नॉर्वेस्क लेकर आ गया है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर खाकर आ गया, ब्लड प्रेशर की गोलियां खाकर आ गए, तो आप सोचेंगे यार ये भी लिपिड सॉल्युबल एजेंट है। या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, घर में डिप्रेशन का कोई पेशेंट है, डिप्रेशन की टेबलेट खा ली है, तो आप सोचेंगे कि ये भी लिपिड सोलुबल एजेंट है। तो फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि आईवी इन्फ्यूजन ऑफ 20% लिपिड इमल्जन एट इनिशियल डोज ऑफ 1.5 ml पर केजी फॉलोड बाय इन्फ्यूजन ऑफ 0.25 अंटिल देयर इज ए क्लिनिकल इंप्रूवमेंट। आप क्या करेंगे कि ये लिपिड इमल्जन थेरेपी चला देंगे, किस डोज में? 1.5 ml पर केजी। ठीक है, डोज भी दिया हुआ है। और कब तक चलानी है? जब तक कि पेशेंट आपका इंप्रूव हो, क्योंकि ये लिपिड सोलुबल एजेंट की पॉइजनिंग है और इसमें लिपिड इमल्जन थेरेपी काम करेगी। इट इज थॉट दैट लिपिड सोलुबल टॉक्सिन पार्टीशन इनटू आईवी इंट्रावेनस लिपिड रिड्यूसिंग टारगेट टिश्यू कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोर्टिव केयर में बहरहाल सपोर्टिव केयर तो करनी ही करनी है ना हम लोगों को। फॉर मोस्ट पॉइजंस एंटीडोट्स एंड मेथड्स टू एक्सेलरेट एलिमिनेशन आर इनअप्रोप्रिएट, अनअवेलेबल और इनकम्प्लीटली इफेक्टिव। बहुत सारे पॉइजन्स ऐसे हैं जिनका अभी तक एंटीडोट नहीं बना, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जिनका एंटीडोट है, और बहुत सारे अभी तक भी ऐसे पॉइजन्स हैं जिनका कोई पर्टिकुलर एंटीडोट नहीं। फिर क्या करें उनका, हम कैसे मैनेज करें? और या फिर अगर कोई एंटीडोट है तो फर्ज करें आप कोई इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप लोग क्या करेंगे?
ठीक है ना, मैनेज तो करना है, पेशेंट को तो नहीं छोड़ सकते ना, तो सपोर्टिव केयर वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सिनारियो में जहां पर कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं है या एंटीडोट प्रॉपर है ही नहीं, मगर पेशेंट पॉइजन का आ गया, क्या करना है? तो सपोर्टिव केयर आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन अप्रोप्रिएट नर्सिंग। नर्सिंग केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे स्टाफ का बड़ा रोल है, और सपोर्टिव केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना है। तो हम सपोर्टिव केयर का मकसद ही यही हो रहा होता है कि जो भी पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप होती हैं उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीट करें और सपोर्टिव केयर दें until the effect of any toxin have dissipated. Antidote क्या है भाई? Antidote are available for some poisons and work by variety of mechanism। देखें चारकोल और एंटीडोट में क्या डिफरेंस है, मैं क्लियर कर दूं, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, वाइवा में, ओएसपी में, कहीं पे भी बैठेंगे कि चारकोल और एंटीडोट में क्या फर्क है। चारकोल आप बता सकते हैं कि चारकोल जो है वो एड्सॉर्ब करता है, ठीक है, और न्यूट्रलाइज नहीं करता है जो है वो पॉइजन को, सिर्फ और जाके चिपकता है और इलिमिनेट कर देता है उसको, और एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो चारकोल बेसिकली इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द टॉक्सिन इनटू द ब्लड। एंटीडोट क्या है? एंटीडोट न्यूट्रलाइजेस द पॉइजन। तो न्यूट्रलाइज जो करेगा वो एंटीडोट कहलाता है। फॉर सम पॉइजन एंड वर्क बाय वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल बाय स्पेसिफिक एंटागोनिज्म, आइसोप्रिनलीन फॉर बीटा ब्लॉकर। अब ये इसने बताया है कि भाई आइसोप्रिनलीन जो है वो एंटीडोट है फॉर बीटा ब्लॉकर। चिलेशन, डेसफेरोक्सामिन फॉर आयरन। आयरन का एंटीडोट क्या है? डेसफेरोक्सामिन है। और रिडक्शन मिथाइलिन ब्लू फॉर डेप्सोन। मिथाइलिन ब्लू एंटीडोट है किसका? डेप्सोन। डेप्सोन एक ड्रग है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग है आई थिंक, ठीक है, लेप्रोसी में हम देते हैं। तो अब बहरहाल थोड़ी सी पॉइजनिंग हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कॉमन पॉइजनिंग हमारे पास होते हैं। पेनाडोल की टेबलेट खाकर आ गए, तो अब देख लेते हैं कैसे खाकर आए और कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी रिजल्ट इन हेपाटिक एंड रीनल फेलियर। भाई आप लोगों को पता है कि पेनाडोल का असर कहाँ है? दो चीजें पकड़ के रखें, जिगर और आपका किडनी। दो चीजें माइंड में रखें कि भाई लीवर और किडनी, ठीक है, तो पैरासीटामोल आपकी जाएगी या तो लीवर में और फिर किडनी निकालेगा उसको, सिंपल। तो ये दो चीजें माइंड में रखेंगे, ये समझ आ जाएगा। एक्टिवेटेड चारकोल मे बी यूज इन पेशेंट प्रेजेंटिंग। देखे चारकोल आप 1 घंटे के अंदर अंदर देंगे तो इफेक्टिव है, 1 घंटे के बाद कोई काम का चारकोल नहीं रहता, ये मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, क्योंकि वो उसकी एडजॉर्बिंग, एडजॉर्बिंग, डी फॉर डॉल, ठीक है, एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी, उसकी चिपकने वाली जो सलाहियत है, क्योंकि आपका पॉइजन पास आउट हो जाता है स्टोमक से, ठीक है, जब पॉइजन पास आउट हो जाएगा तो फिर आप लोगों को पता है कि फिर कोई फायदा नहीं है चारकोल का। चारकोल का फायदा तब ये है कि जब स्टोमक में पॉइजन पड़ा हुआ है, चारकोल आपने दे दिया, वो जाके वहां चिपक जाएगा, इंटेस्टाइन में जाके उसको एड्सॉर्ब नहीं होने देगा। तो चारकोल आप जितना जल्दी हो सके तो फायदा है, अगर 1 घंटा गुजर गया है तो चारकोल देने का कोई फायदा नहीं है। एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल शुड बी गिवन टू ऑल पेशेंट विद पैरासीटामोल कंसंट्रेशंस अबव द ट्रीटमेंट लाइन प्रोवाइडेड ऑन पैरासीटामोल पॉइजनिंग नोमोग्राम। इसका जो एंटीडोट है वो नाइट्रोजन एसिटाइल सिस्टीन है, ठीक है, नाइट्रोजन एसिटाइल सिस्टीन। ये देखें, एसिटाइल सिस्टीन गिवन आईवी और ओरली इज हाईली एफिकेशियस इफ एडमिनिस्टर्ड विद इन 8 hours ओवरडोज। अगर एक पेशेंट आपके पास टेबलेट्स खाकर आ गया पेनाडोल की, फर्ज करें 20 टेबलेट खा ली, 25 टेबलेट खा ली, या वॉट एवर, तो आपको इसमें म्यूकोलेटर के साशे के नाम से आते हैं, आई थिंक एसिटाइल सिस्टीन ओरली आते हैं म्यूकोलेटर के नाम से, ठीक है। ये हम हालांकि उसमें भी यूज करते हैं, अपने म्यूकोलाइटिक एजेंट्स के तौर पे भी यूज करते हैं एसिटाइल सिस्टीन को। और ये आप एसिटाइल सिस्टीन के साशे आ रहे होते हैं, और कब देने हैं? बहुत इफेक्टिव होते हैं अगर पेशेंट जो है वो 8 घंटे के अंदर दे दिया जाए। Administration should not be delayed in patient presenting after 8 hours to await a paracetamol blood concentration result। ठीक है, पेशेंट का ये नहीं है कि आप पैरासीटामोल लेवल्स आपने भेज दिए ब्लड की और आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी जो है ना, इंतजार नहीं करना, आप लोगों को ये दे देना है इसका एंटीडोट। एंटीडोट कैन बी स्टॉप्ड विद द पैरासीटामोल कंसंट्रेशन इज शोन टू बी बिलो द नोमोग्राम टाइमलाइन। एक स्पेशल इसकी जाहिर बात है पैरासीटामोल की कंसंट्रेशन है, जब हम लैब में कराएंगे, जब वो लेवल अगर उसका नॉर्मल हो गया है तो आप स्टॉप कर सकते हैं एंटीडोट को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिटाइलसिस्टीन रिलेटेड टू डोज रिलेटेड हिस्टामिन रिलीज, द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, anaphylactoid reaction which causes itching and urticaria and in occasionally severe cases bronchospasm and hypotension। देखें एनाफाइलेक्सिस तो किसी चीज से भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों को ब्रोफिन से एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को पेनाडोल से एलर्जी होती है। तो अब ये तो नाइट्रोजन एसिटाइल सिस्टीन या इसका एंटीडोट या म्यूकोलाइटिक साशे जो हम दे रहे होते हैं, तो उससे भी एलर्जी हो सकती है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तो कोई भी डेवलप कर सकता है, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट बता रहा है कि भाई कुछ पेशेंट में हो सकता है कि पेशेंट इचिंग, अर्टिकेरिया या इस तरीके के एनाफाइलेक्टिक सिम्टम्स डेवलप कर ले। मोस्ट केसेस कैन बी मैनेज बाय टेम्पररी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एसिटाइलसिस्टीन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटीहिस्टामिन। वही है कैसे मैनेज करेंगे एंटीफाइलेक्टिक शॉक को,
ठीक है, तो वो आप डिसकंटिन्यू कर देंगे और उसके बाद एंटीहिस्टामिन दे देंगे तो भी पेशेंट रेस्पॉन्ड कर जाता है। सिग्निफिकेंट पैरासीटामोल ओवरडोज क्या होता है? मोर देन 75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। मेजर पैरासीटामोल कंसंट्रेशन आफ्टर एटलीस्ट 4 आवर हैव elapsed एंड प्लॉट ए नॉर्मोग्राम। ये नॉर्मोग्राम की जो बात हो रही थी वो ये है, 4 घंटे में कितना और 12 घंटे में कितना, ये देख सकते हैं आप। इफ द पैरासीटामोल लेवल इज अबव द ट्रीटमेंट लाइन, स्टार्ट नाइट्रोजन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, नाइट्रोजन एसिड कितना लेवल आपको मिला? 150 मिला 1 घंटे में, फिर 50 मिला, फिर 100 मिला। चेक द रीनल एंड लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ये इसका नोमोग्राम है पैरासीटामोल पॉइजनिंग का। पैरासीटामोल लेवल्स हम लोग जो चेक कराएंगे उसके बाद हमें किस तरीके से नाइट्रोजन एसिटाइलसिस्टीन देना है। एन अल्टरनेटिव एंटीडोट इज मेथियोनिन 2.5 ग्राम ओरली। देखें, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। इसका अल्टरनेटिव एंटीडोट क्या होगा पैरासीटामोल पॉइजनिंग का? मेथियोनिन 2.5 gram orally every 4 hour to a total of 4 doses, but this is less effective especially after delayed presentation। इतना इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव आपका नाइट्रोजन एसिटाइल सिस्टीन ही है। मगर अगर एंटीडोट में फर्ज करें कहीं पे नाइट्रोजन एसिटाइल सिस्टीन नहीं मिलता आप लोगों को और मिथियोनिन मिल जाता है तो फिर मिथियोनिन टिक करेंगे आप लोग। ठीक है, और हर 4 टू ए टोटल ऑफ 4 डोजेस। कैसे देना है कि हर 4 घंटे में आपको टोटल 4 डोजेस देनी है, मगर इतना इफेक्टिव नहीं है। पेशेंट प्रेजेंट मोर देन 15 आवर आफ्टर इंजेक्शन, लीवर फंक्शन टेस्ट, पीटी टाइम एंड रीनल टेस्ट जो है आप लोग कराएंगे। ठीक है, एंड वेरियस बाइकार्बोनेट शुड बी मेजर्ड एंड एंटीडोट स्टार्टेड इन ए पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। वहाँ यहाँ पर तो कोई पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर्स है नहीं हमारे पास अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बहरहाल बाहर के कंट्रीज में आप लोगों को इन्फॉर्म करना होता है। और एन एबीजी का सैंपल भी कराएंगे। पेशेंट सिवियर एलएफटी एबनॉर्मेलिटीज, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सिवियर पॉइजनिंग शो करेगा। लीवर ट्रांसप्लांटेशन शुड भी, क्योंकि मैंने बताया कि पैरासिटामोल पॉइजनिंग का जो मेन इफेक्ट है वो आपके लीवर पे और किडनी पर है, तो लीवर फेलियर की तरफ जा सकते हैं कहानी। लीवर फेल हो सकता है बिल्कुल, और पेशेंट एक्यूट हेपेटिक फेलियर के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, हु डेवलप लाइफ थ्रेटनिंग लीवर फेलियर ड्यू टू पैरासिटामोल पॉइजनिंग। ठीक है, अगर पेशेंट ने लेट कर दिया तो पैरासीटामोल कैन लीड टू लीवर फेलियर। तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पर भी होती है मगर बहुत ही कम होती है। पॉइजनिंग में तो हम लोगों ने तो नहीं देखी आज तक, खैर। एनीवे, ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, ऑर्गेनो ओपी पॉइजनिंग आप लोगों को पता है बड़ी कॉमन है हमारे पास। गांव गोट के जो लोग होते हैं, हमारे जो विलेज के रेजिडेंशियल्स होते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होती है। स्पेशली लेडीज उठाकर वो जो है वो जमीनों के अंदर जो दवाई को छिड़कते हैं वो पड़ी होती है बोतल, और उठाकर पीकर आ जाती हैं अक्सर करके। तो यही प्रेजेंटेशन देखिए, ठीक है ना। तो ट्राइफेजिक इलनेस फॉलोज ओपी इंटॉक्सिकेशन, एक्यूट कोलिनर्जिक फेज, इंटरमीडिएट सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंड्यूस्ड डिलेड पॉलीन्यूरोपैथी। बहरहाल ओपी पॉइजनिंग क्या होती है ये देखें आप। टॉक्सिक इफेक्ट यूजुअली अपीयर विद इन 4 आवर, 4 घंटे में इफेक्ट नजर आएंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट यूज इन एग्रीकल्चर, जमीनों पे छिड़कने वाली दवाई को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कहते हैं, ये सिंपल कर लें। जनरली द मोस्ट टॉक्सिक होती है। क्या होगा? मियोसिस द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन, ठीक है, प्यूपिल स्मॉल मिलेंगी और सिलज सिंड्रोम मिलेगी। क्योंकि ये आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का क्या है कि ये कोलिनर्जिक इफेक्ट होते हैं इसके। ठीक है, तो कोलिनर्जिक इफेक्ट जो आपके कोलिनर्जिक सिस्टम को जो है वो ओवर एक्टिव कर देगी, ये समझ लें। सिलज सिंड्रोम, सिलज एस से क्या आएगा भाई? आपका सेलिवेशन, बड़ा ये याद करने में आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, और एल से लेक्रीमिएशन, यू से यूरिनेशन, डी से डेफिकेशन, और ये जीआई आ गया ना। तो सिलज सिंड्रोम के साथ और पिन पॉइंट प्यूपिल के साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा। ई से आपका इमेसिस आ गया, और ये जी से आपका जीआई डिस्ट्रेस, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोरिया एंड डायाफोरेसिस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कन्वुल्जन, एटेक्सिया, मसल स्पाज्म, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। जो कॉमन प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखी, आप लोगों को भी पता है कि पिन पॉइंट प्यूपिल मिलती है, सेलिवेशन लेक्रीमेशन मिलती है, यूरिनेशन ब्रोंकोस्पाज्म मिलता है हमें, ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया के साथ पेशेंट मिलता है हमारे हमें, और हाइपोटेंसिव भी मिलता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन है इसकी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ठीक है ना, ट्रीटमेंट क्या, अच्छा इसमें हाँ, मसल फेसिकुलेशंस मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था, मसल फेसिकुलेशंस मिलती है। ठीक है, मसल फेसिकुलेशंस क्या होती हैं? अगर आप उनके काफ मसल्स को देखेंगे तो वो खुद ब खुद जो है जिसको कहते हैं कि मसल फड़कना सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे खुद ब खुद उसके मसल्स फड़क रहे होंगे। ठीक है, कोई मूवमेंट होगी, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शंस, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी कंट्रैक्शंस को हम फेसिकुलेशंस कहते हैं। तो क्रैम्प्स, वीकनेस कैन प्रोग्रेस टू ए रिफ्लेक्सी एंड पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर में बी सेकेंडरी टू वीकनेस ऑफ मसल,
हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, पेपिलरी डायलिटेशन, पेलार में रिजल्ट फ्रॉम द गैंग्लियन स्टिमुलेशन, हेडेक, गिडीनेस, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, सारे सिम्टम्स हैं ये। डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे। लेकिन मेन सिम्टम मैं आप लोगों को याद कराने के लिए बता दूं, और पेशेंट जब आप इमरजेंसी में रिसीव करें तो स्लज सिंड्रोम देख लें, और पिन पॉइंट प्यूपिल देख रहे हैं, और मसल क्रैम्प्स या मसल फेसिकुलेशंस देख लें, तो समझ लें आप पेशेंट को यहाँ से ऑलमोस्ट डायग्नोस कर जाएंगे कि कौन सी पॉइजनिंग है। ठीक है। फर्दर कंटेमिनेशन इज प्रिवेंटेड बाय रिमूवल फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सपोजर, कंटामिनेटेड क्लोथिंग एंड, अब जाहिर बात है जहां से उसने किया है, एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज। ठीक है। कंटामिनेटेड क्लोथिंग भी करें, और कुछ लोगों ने अगर कॉन्टेक्ट लेंसेज पहने हुए हैं तो वो भी आप हटा दें। द एयर कॉन्टेक्ट लेंसेज ऑब्वियसली जैसे ग्लासेस हो गए या कुछ हो गए। द एयरवे इज क्लियर्ड एंड हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड है, वही है एबीसी मैनेजमेंट, हमें आना पड़ेगा। एबीसी की मैनेजमेंट पर डायरेक्ट माउथ टू माउथ नोज रिससिटेशन मस्ट अवॉइडेड, कंटामिनेटेड क्लोथिंग एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज शुड बी डबल बैग, द स्किन वॉश्ड विद द सोप एंड वाटर एंड द आईज इरिगेटेड फॉलोइंग इंजेक्शन, गेस्ट्रिक लेवेज में भी अंडरटेकिंग। क्या करते हैं हम, गेस्ट्रिक लेवेज तो करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है ना, वो मैंने ए पे आप लोगों को पढ़ा है, गेस्ट्रिक लेवेज ए या जीआई डी डिकंटामिनेशन पढ़ाई है। ठीक है। कन्वुल्जन्स आर कंट्रोल्ड विद द आईवी डायजेपाम। आईवी डायजेपाम जो है ना वो कंट्रोल करती है कन्वुल्जन्स को, ये जो पेशेंट आते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ ईसीजी, टेम्परेचर, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, अमाइलेज एंड ग्लूकोज इज मैंडेटरी, सिवियर केसेस शुड बी मैनेज इन आईसीयू एंड रिक्वायर सपोर्ट वेंटिलेशन। यस, बहुत सारे पेशेंट होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग के, अगर रिकवर नहीं होते या बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं तो हम आईसीयू में रखते हैं बिल्कुल। और एंटीडोट क्या है इसका, आईवी एट्रोपिन देंगे आप। ठीक है ना, मैंने बताया पेशेंट आपका ब्रेडिकार्डिया के साथ प्रेजेंट करता है, पिन पॉइंट प्यूपिल के साथ प्रेजेंट करता है, कोलिनर्जिक इफेक्ट के साथ प्रोड्यूस करता है। तो आप क्या करेंगे, एंटीडोट में क्या करेंगे, अब ये एट्रोपिन क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया में भी हम एट्रोपिन देते हैं, आप लोगों को पता है, तो हार्ट रेट को तेज कर देगा। और अगर प्यूपिल डाइल जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है या स्मॉल प्यूपिल है, तो एट्रोपिन क्या करेगा, एट्रोपिन के जो ड्रॉप आते हैं अगर आप डालेंगे मियोसिस में, तो वो क्या करेगा, वो आपको डायलेट कर देगा। बहरहाल तो एंटीडोट आईवी एट्रोपिन लोडिंग डोज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 1.8 से 3 मिलीग्राम, 1 एम्प्यूल 0.6 का कंटिन्यू करें एवरी 5 मिनट अंटिल द पेशेंट इज फुल्ली एट्रोपिनाइज्ड। देखें हम लोग एक डोज दो डोज देके बंद कर देते हैं, नहीं, आप देखें हर 5 मिनट के बाद आपको 0.6 मिलीग्राम का एक एम्प्यूल है तो आपको देना है अंटिल द पेशेंट इज फुली एट्रोपिनाइज्ड। मेंटेनेंस डोज 20 to 30% और लोडिंग डोज गिवन बाय इन्फ्यूजन, फिर इन्फ्यूजन भी चला सकते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है। लेकिन कब चलाएंगे, पहले गैस्ट्रिक लेवेज करेंगे, उसको उसके जो उसको साइड से दूर करेंगे, उसके कंटामिनेटेड क्लोथ्स को दूर करेंगे, उसके कॉन्टेक्ट लेंसेज को दूर करेंगे, देन उसके बाद एट्रोपिनाइजेशन करनी है हम लोगों को। ठीक है। तो anyway, completely and early atropinization is essential in early management. Speed of administration is as important as use of sufficient doses. ठीक है, स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी क्विकली सारे काम करने हैं। रिगार्डिंग द इंटरमीडिएट सिंड्रोम, वेंटिलेटर सपोर्ट शुड बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर पेशेंट डेवलप्स रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर ओपीडी एंड देयर इज नो स्पेसिफिक थेरापेटिक मेजर, रेगुलर फिजियोथेरेपी में ये इसके सिंड्रोम्स हैं, इसके वेरिएंट्स हैं। ओपीआईडीएन मैंने आप लोगों को बताया, इंटरमीडिएट सिंड्रोम्स बताया, तो ये इसके जो है वो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है सिंपली। ओपियाइड पॉइजनिंग, ओपियाइड पॉइजनिंग हमारे पास कॉमन है, आप लोगों को पता है। ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेरस ओपी पॉइजनिंग देख ली आप लोगों ने, पैरासीटामोल पॉइजनिंग देख ली, जनरल पॉइजनिंग आप लोगों ने पढ़ ली। अब ओपियाइड पॉइजनिंग में क्या आता है आपका, हीरोइन, मॉर्फिन, मिथाडोन, पेथिडीन, ट्रोमाडोल। ट्रोमाडोल की गोलियां कोई खाकर आ गया फर्ज करें, और हीरोइन ची तो आप लोगों को पता है कि हीरोइन ची कितने हमारे पास कॉमन है यहाँ पर जो एडिक्टेड पीपल होते हैं। मॉर्फिन कोई बहुत ज्यादा ओवरडोज लेके आ गया। मिथाडोन, मिथाडोन का जो है वो मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। ठीक है। बहुत सारे आप देखेंगे जो एडिक्टेड पीपल हैं, जो नशे आवर दवाइयां जो होती हैं उसमें मिथाडोन बड़ी फेमस जा रही है आजकल, पेथिडीन, ट्रोमाडोल, तो ये सारी एक ही कैटेगरी की पॉइजनिंग है, इसको हम ओपियाइड पॉइजनिंग कहते हैं। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन, रिड्यूस रेस्पिरेशन रेट एंड वेंटिलेशन। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलेंगी ओपियाइड पॉइजनिंग में आप लोगों को, ओपियाइड है, ओपियाइड क्या करेगा ये देख लें। ओपियाइड आपकी आईज में अगेन पिन पॉइंट प्यूपिल करेगा, एब्डोमेन के आपका साइलेंट कर देगा, स्किन निडल ट्रैक्स, मसल एटेक्सिया, सीएनएस में कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, सिलर्ड स्पीच, सेडेशन, कोमा। रेस्पिरेटरी में आपको क्या करेगा, वेंटिलेशन है। सीवीएस में क्या करेगा, हाइपोपरफ्यूजन, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया का काज है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, टाइफाइड में हम लोग पढ़ते हैं कि रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है टाइफाइड में। ठीक है। वो इसीलिए होता है कि अगर आपका जब टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, तो आपका जो है वो हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया में यही है, 1 डिग्री जब बढ़ता है तो 10 बीट्स पर मिनट बढ़नी चाहिए। लेकिन रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया में ऐसा नहीं होता। ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने से उसको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं।
तो एयरवे शुड बी क्लियर्ड एंड इफ नेसेसरी एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट एंड ऑक्सीजन गिवन, ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग मेजरमेंट ऑफ एबीजी शुड बी परफॉर्म। देखें वही है मैनेजमेंट, कहीं से भी किसी भी पॉइजनिंग के आप लोग स्टार्ट कर लें, एबीसी एबीसी और एबीसी, ठीक है। एयरवे को क्लियर करना है, एयरवे को क्लियर करना है, ऑक्सीजन देनी है, ठीक है, प्रम्प्ट यूज ऑफ, और फिर क्या करना है, पॉइजनिंग है तो आप लोगों को सोचना है कि भाई इसका एंटीडोट ढूंढा जाए, ठीक है। अब एंटीडोट ओपियाइड का एंटागोनिस्ट कौन सा है, नेलेक्सोन बड़ा फेमस है, आप लोगों को पता है, नेलेक्सोन जो है वो बड़ा कॉमन हमारा प्रैक्टिस में इमरजेंसी में रहता है, ठीक है। 0.4 से 2 मिलीग्राम आईवी प्रेफर्ड है। रिपीट भी कर सकते हैं, अगर पेशेंट देखें आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा एक डोज में तो आप रिपीट कर सकते हैं। आपने पीछे भी देखा कि वहां पे भी कितनी रिपीटेशन, एट्रोपिनाइजेशन, फुल एट्रोपिनाइजेशन, ये नहीं है एट्रोपिन का एक डोज दे दिया, दो डोज दे दिया, पेशेंट रिकवर नहीं किया, लो भाई, नहीं। पेशेंट देखा फुली एट्रोपिनाइज करना है, फुली एट्रोपिनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि फुली जो है नेलेक्सोन का 0.4 से 2 मिलीग्राम आईवी एन एडल्ट है। पेशेंट शुड बी मॉनिटर एटलीस्ट 6 आवर आफ्टर लास्ट नेलेक्सोन डोज, ठीक है। अगर दिया उसके बाद 6 घंटे तक तकरीबन आपको मॉनिटर करना है। अभी एंटीडोट्स आ गए हैं, मैंने कुछ स्लाइड्स एंड में डाल दी थी आप लोगों के लिए कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम से भी और वैसे भी हम लोगों को याद होने चाहिए। बीटा ब्लॉकर का बड़ा क्वेश्चन आता है एफसीपीएस में कि इसका एंटीडोट बताएं, ग्लूकागोन, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक्स का फाइजोस्टिग्मीन, बेंजोडाइजापीन, आईसीयू के पेशेंट्स आप लोगों के अक्सर करके जो है ना वो सेडेशन में होते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो वो सेडेशन जो है, और ये क्वेश्चन मेरे प्रोफेसर ने हमसे उस वक्त किया था कि भाई पेशेंट को जगाना है, पेशेंट को सेडेशन दे दिए, बताओ क्या करें, एंटीडोट बताओ। तो फ्लूमाजेनिल 2 मिलीग्राम का ये आता है, फ्लूमाजेनिल, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, आईसीयू में भी अगर आपके पेशेंट हैं और आपका आपने सेडेशन दी हुई है, आप उसका जीसीएस असेस करना चाहते हैं, पेशेंट को अवेक करना चाहते हैं, तो आप फ्लूमाजेनिल मिलता है, आईवी फ्लूमाजेनिल दे दें, पेशेंट आपका उठ के बैठ जाएगा क्योंकि एंटीडोटेड है, ठीक है। आप वेट नहीं करेंगे। साइनाइड में क्या है, सोडियम था, आयरन का क्या है, डेस्करोक्सामीन है, कॉमन है। ओपियाइड का क्या है, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, नेलेक्सोन है। पैरासीटामोल का क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन एसिटाइल सिस्टीन है, म्यूकोलाइटिक साशेज आते हैं, ठीक है। नेलेक्सोन, ओपियाइड का नेलेक्सोन, पैरासीटामोल का नाइट्रोजन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। हेपरिन का प्रोटामीन सल्फेट और वारफरिन, हेपरिन और वारफरिन को साथ साथ याद कर लें, दोनों भाई बहन हैं तो इसलिए याद करने में आसानी होती है हेपरिन और वारफरिन को, ठीक है। प्रोटामीन सल्फेट हेपरिन को और वारफरिन को। फाइटोमिट मेनाडियोन, फाइटोमेनाडियोन किसको कहते हैं, ये विटामिन के है, सिंपल, इसका एक केमिकल नेम लिखा हुआ है, ठीक है, फाइटोमेनाडियोन। वारफरिन को विटामिन के है, फाइटोमेनाडियोन इज ए केमिकल नेम ऑफ विटामिन के, ठीक है। नेलेक्सोन ओपियाइड, तो ये सिंपल सिंपल है। बेंजोडाइजापीन्स का फ्लूमाजोनिल, ग्लूकागोन, ये इंपॉर्टेंट आपके हैं। ये अगेन एक टेबल है, इसके अंदर ज्यादा मैंने आप लोगों के लिए ये वाली टेबल रख दी कि इसमें मैग्नीशियम, मशरूम पॉइजनिंग का क्या है, एंटीडोट, एट्रोपिन है, इंसुलिन का क्या है, ओरल ग्लूकोज है, फ्रूट जूसेस हैं, हेपरिन का प्रोटामीन सल्फेट वही आ गया। यहाँ पर देखें वारफरिन है, विटामिन के, ठीक है। फाइटोमेनिडियोन के लो या विटामिन के लो या फ्रेश ब्लड इसने डाल दिया, तो बहरहाल ये इसके एंटीडोट्स हैं, राइट। तो अच्छा, अभी एक टॉपिक एनाफाइलेक्सिस का मुझे और कंप्लीट कराना है, उसकी छोटी सी बस थोड़ी सी टेबल्स हैं। एनाफाइलेक्सिस को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारे कल 2 ही टॉपिक्स रह जाएंगे इंशाल्लाह, कल 3 टॉपिक्स फिर भी हमारे रह जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे, राइट। थके तो नहीं आप लोग, क्लियर है यहाँ पर, पॉइजनिंग समझ आया? आई होप कि पॉइजनिंग समझ आया आप लोगों को। यस, पॉइजनिंग एंजॉय किया, काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, चारकोल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, लिपिड इमल्जन थेरेपी क्या है, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ओह सॉरी, ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। चलें, ये बस लास्ट टॉपिक है, आज का ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी उसकी थोड़ी सी एनाफाइलेक्सिस को मैं बड़ा सिंपल करके आप लोगों को भी पढ़ाने वाला हूँ, और केस बेस करके पढ़ाने वाला हूँ, ये थ्योरी करके नहीं पढ़ाने वाला मैं एनाफाइलेक्सिस को आप लोगों को, ठीक है।
ओके, तो एनाफाइलेक्सिस क्या है, ये केस बेस मैंने इसका टॉपिक रखा है आप लोगों के लिए। अच्छा भाई, देखें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डिफरेंस समझें, एलर्जी क्या है और एनाफाइलेक्सिस क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जल्दी से केस प्रेजेंट कर लेते हैं और फिर हम याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके हवाले से हम पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा जल्दी से चलें भाई। यू आर dispatched to a 30-year-old female Razia who is complaining of acute onset of dyspnea। एक रजिया 30 साल की लेडी आपके पास आई है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के साथ। एक्यूट ऑनसेट ऑफ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हुई है, चॉकिंग हुई है, अकरेंस फॉलोइंग व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज ए बी स्टिंग। ठीक है भाई, उसको बी स्टिंग हुआ है। ठीक है, प्रीवियसली मेडिकल हिस्ट्री है उसकी चाइल्डहुड एस्थमा की। ठीक है, केस प्रेजेंटेशन कंटिन्यू। ठीक है, अब ये देख लें आप। ठीक है, लोकेशन देखें, वो अपने बाग में अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी। रजिया इज लोकेटेड इन बिजी पब्लिक पार्क विथ हर हस्बैंड, वार्म सनी एंड ड्राई आफ्टरनून। ठीक है, फिर उसके बाद पेशेंट का असेसमेंट ट्रायंगल क्या करना है, क्या पेशेंट असेसमेंट ट्रायंगल, पेट मार्जिनली ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे है। पेशेंट, क्योंकि आप गए, आप इमरजेंसी में गए, रजिया समझ लें पार्क से आपको हिस्ट्री दे रही है, अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी, वार्म सनी डे था। ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट उसका 32 है, मार्जिनली ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे है, शेलो एंड लेपर्ड ब्रीदिंग है, और फ्लश्ड इन अपीयरेंस, क्लियर एजिटेशन, स्वेलिंग अराउंड द आईज एंड माउथ। ठीक है, मुंह और उसकी आंखें सूजी हुई हैं। रेस्पिरेटरी रेट 32 का है, प्रीवियसली हिस्ट्री उसकी अस्थमा की है। पेल्पेबल रेडियल पल्सेस हैं, बायलेटरली रेट ऑफ 133 तक है, हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है, रेस्पॉन्ड वर्बली इन दी ब्रोकन सेंटेंसेस, क्लियर हॉर्स वॉइस। ठीक है। अच्छा भाई, अब एनाफाइलेक्सिस क्या है, अब ये सिनारियो आप माइंड में रखिएगा, फिर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एनाफाइलेक्सिस क्या है, इज ए सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग जनरलाइज्ड और सिस्टमिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, इंक्लूडिंग द एयरवे, वेस्कुलर सिस्टम, जीआई एंड द स्किन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ऑनसेट इसका एक्यूट होता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है एनाफाइलेक्सिस, हम लोगों को पता है, ये सिस्टमिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कहते हैं, जनरलाइज्ड और सिस्टमिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारा एयरवे से लेके, सबसे पहले ये एयरवे को काबू करता है ना, इसलिए पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है आपका, जैसे कि दम घोट रहा है या गला घोट रहा है, वेस्कुलर सिस्टम, जीआई एंड द स्किन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है। पेशेंट हुए एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है लाइफ थ्रेटनिंग एयरवे और ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन प्रॉब्लम यूजुअली एसोसिएटेड विद स्किन एंड म्यूकोजल चेंजेस। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब इस पे आ जाएं आप। एनाफाइलेक्सिस की इस वाले सिनारियो के अंदर आपने देखा कि बी स्टिंग की हिस्ट्री थी, तो ट्रिगर क्या होगा ये देखें। स्टिंग्स के जो केसेस होते हैं वो 47 केसेस हैं लेट सपोज, और नट्स से भी एलर्जी होती है, फूड से भी एलर्जी होती है, पॉसिबल कॉजेज में एंटीबायोटिक्स कर सकती हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स कर सकती हैं। तो एनाफाइलेक्सिस के कॉजेज आप देख रहे हैं, स्टिंग के भी केसेस जो है वो बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। अच्छा, मोर्टेलिटी क्या है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या क्या मिलेगा हम लोगों को। लेट सपोज कि अगर मोर्टेलिटी हो गई किसी पेशेंट की, एनाफाइलेक्टिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, पेशेंट मर जाता है आपका भाई, ये बी स्टिंग से भी पेशेंट मरते हैं, मैंने देखे। ठीक है, मेरी तो लाइफ में ऐसे भी गुजरे हैं कि बी स्टिंग से पेशेंट मैंने देखे हैं कि इमरजेंसी में लाए और ब्रॉड डेड हो गए, क्योंकि एनाफाइलेक्सिस में गए फौरी तौर पे और लेट हो गए पहुंचने, क्योंकि एनाफाइलेक्सिस आपको टाइम नहीं देता इतना। ठीक है, तो एयरवे लेरेंजियल एंड टिश्यू एडिमा होगा, जीआई हेमोरेज है, मायोकार्डियल इंजरी है। ठीक है, पोस्टमार्टम में हमें ये फाइंडिंग्स मिलती हैं इसकी। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस का अगर देखें फेटल केसेस में 4% केसेस जो है फेटल है। रिस्क फैक्टर्स में एजमेटिक, मास्ट सेल डिजीजेस, पर्सनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, 10 मिनट्स रह गए हैं, सॉरी अगेन फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, हाँ, तो एज सेक्स इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वाले सिनारियो में एस्थमा को भी माइंड में रखिएगा, ये रिस्क फैक्टर है। तो एनाफाइलेक्टिक के पेशेंट ऑलरेडी बी स्टिंग भी हुआ उसको, और एस्थमा का जो है वो पेशेंट उसको हिस्ट्री थी। तो एनाफाइलेक्सिस की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए। क्या हो गया है, आई डोंट नो, लगता है मेरा लैपटॉप भी थक गया है। ठीक है ना, ये देखें लैपटॉप भी थक गया है अब तो। आप लोग तो नहीं थके ना। ठीक है, अच्छा, एनाफाइलेक्सिस की प्रेजेंटेशन देख लें। एंजियोएडिमा अफेक्टिंग द आईज एंड माउथ। ठीक है, रजिया की आंखें भी सूज गई हैं, फर्ज कर लें।
ठीक है, और रजिया का ये माउथ की स्वेलिंग भी हो गई है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड दिस कैन डेवलप इनटू लाइफ थ्रेटनिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, थिंक मैं इसको स्किप ही करके चलाता हूँ तो सही रहेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है काफी। अच्छा, एनाफाइलेक्सिस की प्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद ये देख सकते हैं आप पेशेंट क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट करेगा। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, टेकिपेनिक, यूनिवर्सल वीजिंग, क्रैकल्स, स्ट्राइडर, हॉर्सनेस, थ्रोट। कार्डियोवेस्कुलर में हाइपोटेंशन, हाइपोक्सिया, टेकिकार्डिया। जनरल बेरल मैं आप लोगों को बता दूं कि एनाफाइलेक्टिक का पेशेंट आपके पास शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के मेरा दम घुट रहा है, मेरा सांस नहीं आ रहा, आप देखेंगे पेशेंट का सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, पेशेंट सिवियरली टेकिकार्डियक होगा, जैसा कि हमारे सिनारियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हार्ट रेट 133 तक पहुंच गया, रेस्पिरेटरी रेट उसका देखें 32 तक था। पेशेंट को एस्थमा की हिस्ट्री भी थी, अभी रजिया की जो हिस्ट्री में बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, फिर सीएनएस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, और एनाफाइलेक्सिस आपके हर सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इन्वॉल्व करेगा, कार्डियोवेस्कुलर को भी इन्वॉल्व करेगा, जीआई को भी इन्वॉल्व करेगा, सीएनएस को भी करेगा। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है एनाफाइलेक्सिस के पेशेंट की। ठीक है, एंजियो एडिमा आप लोगों ने देखा क्या है, एसपीओ2 इसमें देखें से ऑक्सीजन सेचुरेशन, जब पल्स ऑक्सीमीटर से आप चेक करेंगे तो ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होगी, 89% तक आएगी। टेकिकार्डिया देखें 133 तक है, ब्लड प्रेशर जो है आपका 88/52, ब्लड प्रेशर आपका डाउन है, हाइपोटेंसिव हो रहा है, पेशेंट को एकदम टेम्परेचर आएगा 37 पॉइंट डिग्री। 12 लीड ईसीजी कराएंगे, साइनस टेकिकार्डिया मिलेगा, ब्लड शुगर लेवल देखेंगे 6.6 है, सडनली पेशेंट के सारे पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो दिस इज योर, फर्ज कर लें कि ये फिर आपका एनाफाइलेक्सिस है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, रिमूवल करना है अफेंडिंग एजेंट। अब अगर बी स्टिंग है, अगर मक्खियों का हमला हो गया, फर्ज करो शहद की मक्खियों का हमला हो गया, तो उसको सबसे पहले पेशेंट को या रजिया को फर्ज करें वहां से बाग से दूर लेकर जाएं। रैपिड प्राइमरी असेसमेंट एबीसीडी करनी है, फोकस सेकेंडरी असेसमेंट विच इंक्लूड हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, 12 लीड ईसीजी है, बीपी मॉनिटरिंग करनी है नॉन इन्वेजिव। उसके बाद मैनेजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर आ जाए। इंपॉर्टेंट ये एनाफाइलेक्सिस को आप मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। एनाफाइलेक्सिस का ये जो चार्ट है, 2-3 स्लाइड्स कुछ रह गई हैं, बस खत्म हो गया हमारा ये इंपॉर्टेंट। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर। डायग्नोस करना है, एक्यूट ऑनसेट ऑफ इलनेस देखनी है, क्योंकि अक्सर करके एनाफाइलेक्टिक तो आपको टाइम ही देगा, बहुत ही एक्यूट ऑनसेट होता है। लाइफ थ्रेटनिंग एयरवे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, कॉल फॉर हेल्प करें। बहरहाल व्हेन स्किल्स एंड इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल है तो क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे एयरवे को, हाईवे फ्लो ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड देंगे, क्लोरफेनेरामिन देंगे और हाइड्रोकोर्टिजोन देंगे। देखिए मैनेजमेंट वो ही है, लेकिन एनाफाइलेक्सिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस है एड्रीनलीन है, एड्रीनलीन, एड्रीनलीन। हाइड्रोकोर्टिजोन इज नॉट ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर योर एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये याद रहे, एड्रीनलीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्सिस। यस, हाइड्रोकोर्टिजोन आप देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है, फिर 3 पे क्या देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, 4 पे देखें क्लोरफेनिरामीन देंगे, हाइड्रोकोर्टिजोन 5 पे देंगे आप। ठीक है, और 1 पे क्या देंगे, एयरवे, एयरवे लाइफ थ्रेटनिंग एयरवे, ये देखें 1 मेरी एयरो को आप देख रहे होंगे। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो ये है कि एबीसीडी मैनेजमेंट, नंबर 2 पे एड्रीनलीन आपकी आ गई, मतलब कि ड्रग ऑफ चॉइस में तो एड्रीनलीन फर्स्ट पे आ गई। ठीक है, फिर आईवी फ्लूइड देंगे आप, क्लोरफेनिरामीन, एंटी हिस्टामीन देंगे आप, हाइड्रोकोर्टिजोन फिर हम देंगे, बिल्कुल देंगे हम। आइसोनेट का इंजेक्शन, सोलोकार्टेफ का इंजेक्शन इमरजेंसी में चल रहा होता है, डेक्सा एविल मिला के हम चला रहे होते हैं, क्लोरफेनिरामीन आपकी एविल आ जाती है, और हाइड्रोकोर्टिजोन आपकी डेक्सा आ गई, फर्ज करो तो डेक्सा एविल को मिलाएंगे। लेकिन इसकी जो असल मैनेजमेंट है एनाफाइलेक्सिस की, क्योंकि एलर्जी को तो आप मेंटेन कर जाएंगे डेक्सा एविल को लगाकर, लेकिन आप एनाफाइलेक्सिस के लिए आप लोगों को एड्रीनलिन देनी ही पड़ेगी अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक है, और आईवी फ्लूइड देने पड़ेंगे। तो दो मैनेजमेंट इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आईवी फ्लूइड फौरी तौर पे स्टार्ट करना है, और एड्रीनलिन देनी है आप लोगों को, तो पेशेंट समझो आपका बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अच्छा भाई, एनाफाइलेक्सिस का ट्रीटमेंट ये देख लें, यहाँ पे और क्लियर हो गया आप लोगों को। ऑक्सीजन देनी है, ठीक है, कैसे देनी है ये देख लें। एड्रीनलीन देनी है 1/1000 इंट्रामस्कुलर देनी है 500 mcg में। तो ये जो इसकी ये 1/1000 जो होती है कंसंट्रेशन होती है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस कंसंट्रेशन में, यहाँ पर 10,000 भी लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे 10,000 भी लिखा होगा तो 10,000 गलत हो जाएगा, 1/1000 की कंसंट्रेशन में देनी है। हाइड्रोकोर्टिजोन आप बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, 200 सोलोकार्टेफ का इंजेक्शन देंगे, सेल्ब्यूटामोल नेबुलाइज भी करेंगे।
ठीक है, क्यों सेल्ब्यूटामोल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, एयरवे क्लियर करना है, ब्रोंकोडायलेटर है सेल्ब्यूटामोल, तो इसलिए देंगे। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस में क्लोरफेनिरमिन एविल डेक्सा बड़ी फेमस है। फ्लूइड ऑफ चॉइस आपका देख लें, सोडियम क्लोराइड आपको देना है, यहाँ पर स्टार्ट करना है। आईवी फ्लूइड की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आईवी एक्सेस करें, एड्रीनलिन दें। और एड्रीनलिन कब तक दें? एड्रीनलिन आप रिपीट कर सकते हैं आफ्टर एवरी 5 मिनट इफ नो इफेक्ट। देते रहे पेशेंट को, पेशेंट को शॉक से निकालना है आपको। ठीक है, हाइड्रोकोर्टिजोन इज कंसिडर्ड इफ ट्रांसपोर्ट टाइम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज मोर देन 30 मिनट। तो हाइड्रोकोर्टिजोन भी दें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पेशेंट को मजीद शिफ्ट करना है या आगे कुछ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर तो है नहीं, ये सिस्टम यहाँ पर देखना है आप बाहर के कंट्रीज में तो पेशेंट्स को कैसे हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पे तो बेचारे पेशेंट कहाँ, हमारे पास हेलीकॉप्टर और इस तरीके की सर्विसेज है। बहरहाल पेशेंट को जल्दी है। एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है, एक यूनिफेजिक पैटर्न है, एक बाईफेजिक, एक प्रोट्रैक्टेड फेजिस होते हैं। ठीक है, यूनिफेजिस आपका जो है वो सिंगुलर एलर्जिक रिएक्शन होता है, कैन बी सेल्फ लिमिटिंग। ठीक है, तो एनाफाइलेक्सिस आपका फेजिस में होता है। कितने फेजिस में डिवाइडेड है? 3 फेजिस में। तो पहला फेज तो आपका जो एलर्जिक रिएक्शन है वो तो खुद ही सेल्फ लिमिटिंग होता है, जिसमें डेक्साएविल भी रेस्पॉन्स कर जाएगी, या आप सिंपल सिर्फ जायटिक की टेबलेट दे देंगे या रिजिक्स की टेबलेट दे देंगे, वो भी काम कर जाएगी। इनिशियल एलर्जिक रिएक्शन है, रिकरेंस ऑफ सेम मैनिफेस्टेशन अप टू, वो फिर 8 घंटे तक। दूसरा है आपका 8 घंटे तक चल रहा है। फिर आपका प्रोटेक्टेड है वो 32 आवर तक में, नॉट बी प्रिवेंटेड बाय ग्लूकोकार्ड, ये सिवियर है आपका ना। ठीक है, फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट विल कंसीडर एडमिटिंग द पेशेंट विद बाइफेजिक और प्रोटेक्टेड रिएक्शन। देखें ये दोनों सिवियर हैं, बाइफेजिक प्रोटेक्टेड, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कौन सा पेशेंट है जिसको एडमिट करना है? ठीक है, ये देखें बहुत अच्छा क्राइटेरिया बताया उसने, यूनिफेजिक, बाइफेजिक और प्रोटेक्टेड। तो बाइफेजिक और प्रोटेक्टेड फेज के अगर रिएक्शंस हो रहे हैं, आप लोगों को पता है कि कौन सी फेज का रिएक्शन है, तो फिर आपको पेशेंट को एडमिट करना है। दिस इज द पेशेंट फर्स्ट आज। ठीक है ना, एज ए रिस्क असेसमेंट चिल्ड्रन एल्डरली एंड रेफरल ऑन टू इम्यूनोलॉजिस्ट या एलर्जी स्पेशलिस्ट विल बी रिक्वायर्ड। यहाँ पर तो कोई नहीं होता इम्यूनोलॉजिकल स्पेशलिस्ट। ठीक है ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है भाई, एस्थमा है, सेप्सिस है, पल्मोनी एम्बोलिज्म है, चोकिंग है, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पैनिक अटैक भी हो सकते हैं, इडियोपैथी कटरिक एरिया है। बहरहाल इसमें तो हम रख सकते हैं। समरी में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डू नॉट, ट्रीटमेंट डिले ना करें आप लोग। स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई है, एनाफाइलेक्सिस आपका कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एनाफाइलेक्सिस में याद रखें, जो मैं बता दूं कि वो इम्पोर्टेंट थक गए हैं, किसी का मैसेज मैंने अभी पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, थक गए आप लोग?